Am I audible, बेटा? Yes, sir. चलो, सॉलिड स्टेट। देखो, 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना? बट मेनली वी स्टडीड गैसेस स्टेट, ठीक है ना? तो हमें गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट ही पढ़ना है मेनली। तो गैस स्टेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड के लिए हम लोग बोलते हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास। ठीक है। लिक्विड में क्या क्या रहता है? तो शेप नॉट डेफिनेट, ठीक है। वॉल्यूम, यस। आप ऐसे इसको सोचो कि जो जो चीजें आप मेजर करने के लिए, मतलब जो चीज आप यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम कैन बी यूज टू मेजर लिक्विड, मास तो डेफिनेटली। इस वाले में गैस के केस में जो शेप है वो नॉट डेफिनेट है, और वॉल्यूम भी नॉट डेफिनेट है। गैस टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन मास मेजर किया जाता है, मास के थ्रू ही हम गैस को परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे डेफिनेट मास, ठीक है। और जो भी ये फिजिकल स्टेट है, तो एक्चुअली में टू अपोजिट इफेक्ट्स हम बोलते हैं, टू अपोजिट इफेक्ट्स which continuously act on particles constituting the substance। एक को कहते हैं ऑर्डरिंग इफेक्ट, और दूसरा है डिसऑर्डरिंग इफेक्ट। तो किसकी वजह से ऑर्डरिंग इफेक्ट आता है? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। और डिसऑर्डरिंग इफेक्ट टेम्परेचर की वजह से आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो अपने जो पॉइंट्स हैं, जहां पर वो, जिनको लैटाइस पॉइंट्स बोलते हैं, वहां से वो निकल जाते हैं। इसको थर्मल एजिटेशन बोल सकते हो, ठीक है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, kinetic energy increases, and if kinetic energy overcomes the cohesive forces, तो जैसे मैं ये चीज अगर सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो सॉलिड में मेल्ट, ठीक है। और लिक्विड के केस में बोलेंगे तो बॉईल बोल देंगे, ठीक है। चल, सो ये तो ठीक है। अभी सॉलिड्स को एक्चुअली हम इस चैप्टर में जब पढ़ते हैं, तो मेनली उसको क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एक बार आप लिख लो यहां तक, फिर हम लोग बात करते हैं पहले क्रिस्टलाइन की, फिर एमॉर्फस की, फिर उनकी डिफरेंसेस की बात करेंगे। मेनली हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। डन बेटा?
यस सर। चलो, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक नोट लिखिएगा पहले। अ सब्सटेंस whose constituent particles are arranged in an orderly manner in a definite geometric form. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस वो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं। और अगर एमॉर्फस के लिए नोट लिखेंगे, नॉट अरेंज्ड इन एन और ऑर्डरली मैनर। कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। ठीक है, और इसमें कुछ फ्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट्स तक वो थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखाते हैं, उसके बाद नहीं। अगर एग्जाम्पल्स में लिखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो NaCl, NaNO3, है ना, ग्रेफाइट। ठीक है, आ, आप लिख सकते हो डायमंड, आप लिख सकते हो आइस, है ना, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें लिमिटेड आप लिखोगे, ग्लास लिखोगे, रबर लिख सकते हो, प्लास्टिक लिख सकते हो, स्टार्च लिख सकते हो, प्रोटीन लिख सकते हो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। देखो बहुत इजी सा चैप्टर है, और अगर क्वेश्चन आया एडवांस में तो आप ये मानकर चलिए इसका क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लोगे। और इनऑर्गेनिक का जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ बेटा, आप सॉल्विंग करते रहना। अभी जैसे DNF भी भेज दूंगा मैं, और सॉल्व करना, तो विद दी शीट जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी तुम पूछोगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के हम कर ही चुके हैं, उनके थ्रू ही बाकी चीजें डिस्कशन करनी होंगी। तो इट विल बी इजी, आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना, फिर उसके थ्रू वी कैन डू। और सॉल्ट एनालिसिस का भी मैं आपको एक तो पूरा वो शीट शायद मैंने भेजा था पहले आपको, क्योंकि मेन डिस्कशन जो उसका है, जिसके बेसिस पे प्रेसिपिटेशंस वगैरह बनते हैं, वो सब हमने कर लिया है। रेडिकल्स, एसिड और बेसिक रेडिकल्स है, उनका भी डिस्कशन किया, रिएक्शंस थोड़ी कम की है, बट वो शीट मैं पूरी दे दूंगा। और क्वेश्चंस की शीट आप एक बार अटेम्प्ट करना, उसके थ्रू अगेन वी कैन डिस्कस। तो आपको कम टाइम में वो सारी चीजें हो जाएंगी, सो दैट आप पेपर्स कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर्स करने का टाइम आएगा आपका, जैसे ही आप सेकेंड अटेम्प्ट देकर निकलोगे, नाउ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स। लगातार आपको पेपर्स देने हैं, मॉक टेस्ट और आपका PYQs वाले पेपर्स देने हैं। समझ रहे हो आरुष बेटा, आर यू देयर? ऐसा। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनऑर्गेनिक को लेकर के हेजिटेट करो। ठीक है, बाकी सब आप स्ट्रांग करके बैठे हो, बट अगर इसका क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होगी इनऑर्गेनिक में। कुछ बहुत सा अलग पूछ लिया तो अलग बात है, वरना मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। तो एक बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आ जाएगा, एक बार रीडिंग करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्कस करो, फिर और शीट दूंगा उसको सॉल्व करना, फिर पेपर्स करोगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, अगेन वी विल डिस्कस, आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी शीट मैं दूंगा, तो जो उसके डिफिकल्ट चीजें हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो वाया दैट हम लोग कर लेंगे, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हो सकता है थोड़ा बहुत तुम लोग फंसो, बाकी यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। चल, अभी
इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे इफ यू वांट टू सॉलिडिफाई समथिंग तो क्या करोगे? कूल करोगे। अब इसमें कूलिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं कि इफ कूलिंग इज डन स्लोली स्लोली then particles will get time to rearrange themselves in an orderly manner. ठीक है। और इसीलिए अगर आपने स्लोली कूलिंग किया है तो जो सॉलिड मिलेगा चांसेस है कि वो क्रिस्टलाइन हो। और अगर कूलिंग इज डन फास्ट देन particles do not get enough time to rearrange themselves एंड ऐसे सिचुएशन में आपको एमॉर्फस सॉलिड मिलेगा। इसको लिख लो बेटा। चलो अभी आप लिखो बेटा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस तो जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री, है ना, पहला पॉइंट लिख लेते हैं जैसे ज्योमेट्री पे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डेफिनेट ज्योमेट्री, और एमॉर्फस के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, डज नॉट हैव एनी पैटर्न, तो नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है शार्प। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अब देखो आपको क्या करेगा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछने ही तो ऐसा बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो आप बस इतना एग्जांपल्स में ढूंढ लो कि कौन सा क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस के लिए हम लोग बोलते हैं नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका यह है कि नो वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। अब टू अंडरस्टैंड इसका रियल मीनिंग आप इमेजिन करो, आपने कभी प्लास्टिक को बर्न किया हो, या प्लास्टिक जो बॉल आती है, आप प्लास्टिक बॉल को ऐसे मतलब कहीं धूप में रख दो तो वो सॉफ्ट होती है। मतलब आप प्लास्टिक जब भी बर्न करोगे तो ऐसा कोई मेल्ट नहीं करने लगेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा, फिर आप और उसको हीट करो तो और सॉफ्ट होगा। ये सॉफ्ट सॉफ्ट होता चला जाता है। और फिर एक टाइम मतलब जिसमें आप बोल सकते हैं इन बिटवीन उसमें कि वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड की स्टेट अटेन करता है। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वो सेमी सॉलिड में नहीं जाता, वो शार्प वे में मेल्ट होता है और सीधे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं ग्राफ एक बनाकर आपको दूं स्पेसिफिक वॉल्यूम का वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है ना, तो जो जैसे मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
तो वो लिक्विड होगा। शार्पली अगर वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड में सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो आप समझ लेना कि वो क्या है, क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर वो ऐसा हो कि हल्का सा चेंज आया हो, है ना, और फिर जो है हल्का सा चेंज आया हो, तो ये जो होगा ना, ये असली में मेल्टिंग पॉइंट है। बट इसको बोल नहीं रहे बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम सिर्फ वहां पर बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ठीक है, ये भी नोट कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। सर क्या लिखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बेटा। ठीक है। चलो, अगला एक जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपी या फिर आइसोट्रॉपी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम लोग लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, like electrical conductivity, thermal conductivity, mechanical strength, refractive index, ठीक है, are different in different directions. डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक, ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए हम बोलते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। तो हम लोग जैसे अभी लिखते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर लिखी है आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, सो हम लोग पहले से जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल अलग होगा यानी पार्टिकल्स अलग होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। अब क्रिस्टलाइन में क्या है, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। जैसे मान लो मैं ले लू ए बी ए बी ए बी, इधर गए बी ए बी ए बी ए बी ए, फिर आपने ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहां पर बी ए बी ए बी ए बी ए। अब आप कोई डायरेक्शन चूज करो। जैसे मान लो कि आपने डायरेक्शन चूज कर ली लेटस से ये वाली, तो आप समझ लो एक यूनिट बी ए मान लो, तो आप बी ए यूनिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो मटेरियल है वो बी ए बी ए बी ए हो गया, है ना। अभी कोई दूसरी डायरेक्शन तुमने चूज कर ली, दूसरी डायरेक्शन मान लो कि मैंने ये चूज कर ली। अब इसमें तुम्हारा पार्टिकल सब क्या है, ए मिल रहा है। तो दो अलग अलग डायरेक्शंस में जब आप रे पास करोगे बिहेवियर अलग अलग होगा बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया।
राइट। लेकिन जो एमॉर्फस होता है, बिकॉज जो सिस्टम होगा उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं और रिपीट हुआ होगा, तो वो लगभग एक जैसा रैंडम वे में सब एक जैसा होता है, तो इसीलिए उनको हम आइसोट्रॉपिक बोल देते हैं। तो ये आप लिख लो। और पार्टिकल्स अगर एक ही होंगे तो सेम ही होंगे, तो क्रिस्टलाइन में भी वो आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्रिस्टलाइन की हर प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपिक बोल देंगे, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क, और हो जाए तो मुझे बताओ। डन। चल, अब इसमें एक प्रॉपर्टी लिखना, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए लिख देना रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, एंड एमॉर्फस सॉलिड के लिए रिजिड बोल सकते हैं। एंड इसमें भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे, और तो इसीलिए इस लोग दो, कांट बी कंप्रेस्ड टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट। फिर यहीं पर आता है कटिंग विद अ शार्प एज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि व्हेन यू कट ना, इट गिव्स क्लीन क्लीवेज। तो ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स विद प्लेन सरफेस, ऐसा बोल सकते हो। ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स विद प्लेन सरफेस, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड के लिए बोलते हैं कि भाई ब्रेक तो कर दोगे आप, बट इरेगुलर सरफेस, आप इसको लिख सकते हो। फिर इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो हीट ऑफ फ्यूजन। तो बिकॉज इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जो क्रिस्टलाइन होता है तो उसके लिए हम लोग लेंगे डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। एमॉर्फस के केस में कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इतना लिख लो। फिर हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब मेन हम क्रिस्टलाइन की बात करने वाले हैं। चलो, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, आयोन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है। उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, उसमें पहला आता है आयोनिक सॉलिड्स।
आयोनिक सॉलिड्स, तो हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखेंगे। पहला आयॉन्स, बाइंडिंग फोर्स लिखेंगे, आयोनिक बॉन्ड, और प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रिटल होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंफ्यूज मत होना, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कोई आयंस नहीं होते, फ्यूज्ड में एंड एक्वस में, देन कंडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, फिर इसमें दूसरा हम लिखेंगे मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट, सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें मेटल एटम्स होंगे, और जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोल सकते हो, डक्टाइल बोल सकते हो, हीट कंडक्टर भी होगा भाई, है ना, मैलिएबल है। ऊपर वाले में अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो जैसे NaNO3 हो गया, NaCl हो गया, NaHCO3 हो गया, ये सब आ गया, KNO3 हो गया। इस वाले में लिखोगे तो गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, कॉपर लिख लो, एलॉय इस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। फिर इसी में लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स में बिकॉज ये नॉन पोलर है मेनली, तो नॉन पोलर वाले केसेस में हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोलेंगे। अगर पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर होगा तो उसको बोलेंगे, है ना, जैसे कि आइस के केस में आप ले सकते हो। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज में नॉन कंडक्टर बोल सकते हो, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल में ड्राई आइस हो गया, शुगर हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर एक कैटेगरी इसमें लिखोगे बेटा कोवैलेंट, या जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होगा, नॉन मेटल एटम्स। बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, इसको कहते हैं डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज में हार्ड है ना, डायमंड इसका एग्जांपल आप चूज कर सकते हो, नॉन कंडक्टर है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ब्रिटल भी बोल सकते हो, है ना, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, सिरामिक, ये सब आप लिख लो। ये लिखना, और फिर आएंगे हम लोग जो असली में इस चैप्टर में जिस पे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं उस पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इतना लिख लो, हो जाए तो बताओ। सर आपने कोवेलेंट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? कोवेल नेटवर्क सॉलिड बेटा, नेटवर्क ऐसा लिखा होगा तो आप समझ लेना कि वो डायमंड जैसे उसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। डन सर। हो गया ना, चलो अब हेडिंग डालना, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल।
स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। पहले तो स्पेस लैटिस क्या है? इट इज an array of points showing how molecules, atoms or ions are arranged at different sites in 3D space। ठीक है ये और यूनिट सेल के बारे में लिखेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग सैंपल आप बोल सकते हो ऑफ द क्रिस्टल। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द पिक्चर ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। ठीक है, सो ऐसे जो है इनफाइनाइट रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। ठीक है, और इसी का क्लासिफिकेशन कि ऐसे कितने टाइप के यूनिट सेल्स हैं जिन जो क्रिस्टल्स में हमें मिलते हैं। क्लासिफिकेशन, अरे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें कैसा है कि बहुत पहले मतलब 1848 में ब्रेवाइज था जिसने क्लासिफाई किया क्रिस्टल्स इनटू 14 कैटेगरीज। बट बाद में पता चला कि वो जो 14 है उनको और एनालाइज किया गया तो फाइनली जो है 7 कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज। तो अगर हम जनरलाइज्ड वे में अगर हम दिखाना चाहें तो जैसे ये है, तो इसको आप क्यूब मत मानना। क्यूब तब आप मानेंगे जब इन एंगल्स का आपको आइडिया हो। जैसे मैं इसको अल्फा मान लूं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इसमें मैंने ये ए ले लिया ना, ये ए हो गया, और मैं इसको बी ले लेता हूं, है ना, ये बी, और ये ले लेता हूं सी, है ना। तो ए ये है ना, तो इसको अल्फा ले लो, ये अल्फा ले लिया, और बी के सामने बीटा ले लिया, और ये गामा ले लिया। ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स हैं बेटा, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये आपके जो एंगल्स हैं और जो एज लेंथ्स हैं वो ए बी सी, ये आपकी एज लेंथ्स हो गई, राइट। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, और पहला जो होता है उसको कहते हैं क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम। और क्यूबिक कब बोला जाएगा? जब आपकी जो एज लेंथ्स हैं वो इक्वल हो, और ये जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो और 90 डिग्री हो। कई सारे एग्जांपल्स हैं, NaCl है, KCl है, ZnS है, CF2 है, Na2O है, Cu2O है, डायमंड है ना, एलम, इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, ये सब इस कैटेगरी में हम लिख रहे हैं। इसके अलावा ऑर्थो रोम्बिक। अब ये याद रखना थोड़ा सा टफ होगा, बट आपको बैठ के किसी दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसके जो सेल्फ पैरामीटर्स हैं इसमें ए बी सी सब नॉन इक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है और 90 डिग्री है। अगर इसमें एग्जाम्पल लिखोगे तो जैसे इसमें ऑर्थोरोम्बिक को हम लोग रोम्बिक सिस्टम भी कहते हैं,
इसीलिए इसमें एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, नाम से ही पता चलेगा आपको। ठीक है, रोम्बिक सल्फर हो गया, Mg2SiO4 है, K2SO4 इस कैटेगरी में आता है, PbCO3 है, BSO4 है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड यहां पर आप लिख लीजिएगा बेटा, टेट्रागोनल। इसमें सेल्फ पैरामीटर्स क्या है, ए बी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा और गामा इक्वल है और 90 डिग्री है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो SnO2 है, TiO2 है, ZrSiO4 है, KH2PO4 है। ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप पैरामीटर्स याद रख लेंगे वही मोर देन इनफ है। मोनोक्लिनिक पैरामीटर्स में क्या, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा एंड गामा ये तो 90 डिग्री है पर बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, एग्जाम्पल नाम से ही पता चलेगा इसमें आपको। एग्जाम्पल्स में अगर लिखेंगे तो एक तो मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। ग्लोबल सॉल्ट सुना होगा, Na2SO4.10H2O। अभी एस ब्लॉक की शीट उसमें करोगे तो उसमें क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, Na2B4O7.10H2O, ये क्या है, बोरैक्स है ना, CSO4.2H2O, ये सब मोनोक्लिनिक है ना। फिर अगला इसमें लिख लो जिसको आप बोलेंगे ट्राई क्लिनिक। इसमें सेल्फ पैरामीटर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये याद रहता है और क्यूबिक याद रहता है। एग्जाम्पल में CSO4.5H2O, बोरिक एसिड आप लिख सकते हो, है ना, K2Cr2O7 लिख सकते हो। फिर इसमें सिक्स्थ आप लिख देना हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसका सेल्फ पैरामीटर लिखेंगे तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, एंड अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री है बट गामा जो है 120 डिग्री होता है। और इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। इसके अलावा लिख सकते हैं ZnO, आइस भी इस कैटेगरी में आ सकता है, CdS, HgS, PbI2, Mgb इसमें आता है, जिंक भी आता है, कैडमियम भी आता है। और फिर आप इसमें लिखना रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ पैरामीटर में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कैल्साइट एग्जाम्पल है, NaNO3 ले सकते हो, क्वार्ट्ज है, देन एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको नोट कर लो बेटा, ये हो जाए तो बताओ। चलो ये लिख लिया हो तो फिर आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो क्यूबिक है उसका मेन डिस्कशन करेंगे, उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। चलो।